हेलो स्टूडेंट। आज हम करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर फर्स्ट हुज नेम इज सेट। सेट की स्टडी से पहले हम उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। सेट को सबसे पहले जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कोंटर ने समझाया था। जॉर्ज कोंटर जब ट्रिग्नोमेट्रिक्स प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे थे उस दौरान उन्होंने सेट की डेवलपमेंट की। आज हम सेट का वेरियस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो हमारा कंटेंट ऑफ लेक्चर रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ सेट, सेकंड रूल्स ऑफ सेट, थर्ड एक्सरसाइज। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। सेट सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड। सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of object of a particular kind। डेली लाइफ में अगर हम चीजों को इंडिविजुअल मतलब एक एक करके उनकी स्टडी करें तो उनकी स्टडी डिफिकल्ट हो जाती है। तो अगर हम उनकी कॉमन प्रॉपर्टी की बेस पे उनको एक ग्रुप में अरेंज करते हैं और उसके बाद उसकी स्टडी करते हैं तो उनकी स्टडी करना थोड़ा इजी हो जाता है। इसलिए हमने क्या किया, सिमिलर प्रॉपर्टी रखने वाली जितनी भी ऑब्जेक्ट है उन्हें एक ग्रुप में अरेंज कर दिया और उस ग्रुप को हमने नेम दे दिया सेट। इसको हम एक डेली लाइफ के एग्जांपल से रिलेट करते हैं, लाइक पेन ऑफ कार्ड, पैक ऑफ कार्ड, पैक ऑफ कार्ड्स। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पैक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं और ये सारे के सारे कार्ड्स एक ही तरह की प्रॉपर्टी रखते हैं। इसलिए हमने उनको एक ग्रुप में अरेंज किया और उसको हम क्या कह सकते हैं, एक सेट का नाम हम कह दे सकते हैं। सेकंड नेक्स्ट वन इज रिवर ऑफ इंडिया। रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया में बहुत सारी रिवर फ्लो करती है, लाइक गंगा, यमुना, गंगा, यमुना, ठीक है, तापी, ये सारी रिवर्स इंडिया में फ्लो करती है। तो हमने इनको एक ग्रुप में अरेंज किया और हमने इस ग्रुप को क्या कह सकते हैं, हम एक सेट कह सकते हैं। मतलब पर्टिकुलर काइंड का मतलब उनमें कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उनके अंदर कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर हम इसमें रिवर, तो नाइल भी रिवर है लेकिन वो इंडिया की रिवर नहीं है, तो वो रिवर्स ऑफ इंडिया सेट में बिलोंग नहीं करेगी। जो जो इंडिया की रिवर्स है वही इसमें बिलोंग करेगी, बिकॉज इंडिया की रिवर होना एक कॉमन प्रॉपर्टी है, इसलिए ये इस सेट में बिलोंग करेंगे। और नाइल रिवर साउथ अफ्रीका की रिवर है, तो इसलिए हम इसको इसमें इस सेट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आप इसमें ध्यान रखना कि उनके अंदर कोई ना कोई कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब हम इस वेल डिफाइंड वर्ड पे देखते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब है कि वो चीज यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर आप पर्सन टू पर्सन उसका आंसर चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब अगर आप कोई भी क्वेश्चन पुट करते हो तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट होना चाहिए। सभी के सभी पर्सन वही जवाब दे जो उसका एक्चुअल में हो। ऐसे ना हो कि पर्सन टू पर्सन उसका जो आंसर है वो चेंज हो रहा हो। इसी को मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल से आपको थोड़ा समझाती हूँ। इंग्लिश में वोवल्स आप सभी जानते हो, तो वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं बच्चों ए, आई, ई, ओ, यू। अगर आप यही चीज किसी भी टीचर से या किसी भी अदर स्टूडेंट से पूछोगे कि वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स क्या होंगे, तो वो आपको यही पांचों का रिस्पॉन्स देंगे या यही पांच आपको बताएंगे। तो आप इससे क्लियरली अंदाजा लगा सकते हो कि ये एक क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का, मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं कर रहा। अगर पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है सिचुएशंस तो हम उसको वेल डिफाइंड नहीं कह सकते, और अगर वेल डिफाइंड नहीं होगा तो वो हम उसको सेट की कैटेगरी में भी नहीं रखेंगे। अब इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं मोस्ट फेमस पर्सन इन वर्ल्ड, मोस्ट फेमस पर्सन इन वर्ल्ड, तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन इसका आंसर वेरी करेगा। समवन सेड सचिन तेंदुलकर, मदर टेरेसा, बाल गंगाधर तिलक, ये जितने भी जो पर्सन हैं ये मेरे फेवरेट है। तो आपके फेवरेट तो और कोई भी हो सकता है, लाइक कोई फिल्मी एक्टर भी हो सकता है, क्रिकेटर भी हो सकता है। तो इस जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा।
तो इसलिए हम इसको सेट नहीं कहेंगे, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये क्या चीज है, ये नहीं है बच्चों, वेल डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड। नेक्स्ट, ये तो हमने डेली लाइफ के सेट हमने देखे। अब हम पढ़ेंगे सेट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर हम किस तरह के सेट की स्टडी करते हैं, देखें। एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पे एन क्या है बच्चों, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हम लास्ट क्लासेस के अंदर हम स्टडी किया हमने कि नेचुरल नंबर हमें लिखा हुआ आता था। यहाँ आपको नेचुरल नंबर ना लिख के आपको इस तरह का कैपिटल एल लिखा आएगा, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। तो ये सिंबल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, थोड़ा इनको ध्यान से देखना। अब नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं, हमें सब पता है कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं बच्चों, नेचुरल नंबर है। तो ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया। सेकंड वन है हमारे पास इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं, इंटीजर के अंदर नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं एंड पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो ऐसे नंबर जिनमें नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव नंबर हो, हम उनको इंटीजर कहते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि इंटीजर्स के अंदर डेसिमल पॉइंट वाले नंबर यूज नहीं होते हैं। अगला है हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं बच्चों जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और ये टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं लाइक 4.123। ये नंबर 3 के बाद एंड हो चुका है, इसके बाद कोई डिजिट नहीं हमें दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये नंबर कैसा है बच्चों, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो नंबर खत्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो, अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो बट वो नंबर रिपीट हो रहा हो, बट नंबर क्या हो बच्चे, रिपीट हो, तो ऐसे नंबर भी क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। लाइक 4.123 123 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे सो ऑन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग, नंबर बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, बट रिपीटिंग है, क्योंकि देखो 123 और 123 यहाँ पे नंबर ये रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीटिशन होने पर नंबर किस कैटेगरी में जाएगा, रैशनल नंबर। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है बच्चों, हमारे पास लाइक ये नंबर दे रखा है 2/5, ठीक है। अब ये 2/5 है, तो हम इसको सबसे पहले इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं, तो ये कितना आएगा 0/0.4। तो यहाँ पे ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब ये नंबर कैसा है, रैशनल नंबर। तो जब भी आपको इस तरह पी बाई क्यू फॉर्म में दिया हो नंबर, तो आप पहले उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि नंबर रैशनल कैटेगरी के अंदर है या इरैशनल कैटेगरी के अंदर। उसके बाद आता है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का सेट बच्चों सबसे लार्जेस्ट सेट काउंट होता है, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं, डेसिमल वाले भी आ जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी इसको मैं आपको रिप्रेजेंटेशन करके दिखाती हूँ, या लाइक इसमें बच्चों 2.3 पॉइंट वाले भी नंबर आ गए, नेगेटिव भी आ गए, 0 भी आ गए, पॉजिटिव नंबर भी आ गए, पॉजिटिव डेसिमल नंबर भी आ गए, इस तरह से। तो ये सारे नंबर किस कैटेगरी में आएंगे, ये सारे नंबर रियल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। तो आप ये स्पेशल ध्यान रखना, रियल नंबर में डेसिमल नंबर भी इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सिर्फ इसमें पॉजिटिव इंटीजर ही काउंट होंगे, नेगेटिव इंटीजर काउंट नहीं होंगे। तो इस सेट के अंदर हमारे पास सिर्फ लाइक 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी ऐसे नंबर ही काउंट होंगे इस सेट के अंदर। यहाँ पे ये पॉजिटिव जो सबस्क्रिप्ट यूज किया गया है ये मेंशन कर रहा है कि ओनली पॉजिटिव इंटीजर ही इंक्लूड करेंगे सेट के अंदर।
उसके बाद है सेट ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, यहाँ पे आर पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिर्फ हमें नेचुरल नंबर लेने हैं, वो भी पॉजिटिव वाले। लाइक इसी तरह का सेट हमें दोबारा देखने को मिलेगा। इसके अंदर रियल नंबर में तो वैसे बच्चों सारे डेसिमल वाले भी आते हैं, ठीक है, डेसिमल वाले, नेगेटिव नंबर्स, ऑल नंबर आर बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट द पॉजिटिव साइन की वजह से अब हम सिर्फ इसमें पॉजिटिव नंबर ही इंक्लूड करेंगे, वो भी नेचुरल नंबर। यहाँ पे इसमें नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब इस सेट के अंदर हम जीरो नहीं इंक्लूड कर सकते। अगर यहाँ पे बच्चों सीधा इंटीजर लिखा होता तो हम इसके अंदर जीरो इंक्लूड कर लेते, लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता, तो इसलिए हम इसमें क्या कहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो आप थोड़ा ये नेचुरल नंबर और होल नंबर भी ध्यान रखना, और ये भी ध्यान रखना कि अगर पॉजिटिव साइन है तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव नंबर ही हम सेट में इंक्लूड करेंगे। ये जितने भी सेट थे ये हमारे मैथमेटिक्स के अंदर यूज होने वाले सेट हैं। आपको इसके अंदर आपको सिंबल ध्यान रखना है बच्चों थोड़ा, ये जितने भी जो सिंबल्स हैं इनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे ये सिंबल ही आएंगे और आपको अंदाजा लगाना होगा भी किस नंबर की बात कर रहा है, किस सेट की वो बात कर रहा है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं रूल ऑफ सेट। रूल्स ऑफ सेट, तो सबसे पहले है हमारे पास ऑब्जेक्ट, एलिमेंट एंड मेंबर ऑफ सेट आर सिनोनिम्स टर्म्स। यहाँ पे जो सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। सिनोनिम्स मीन्स पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब एक जैसे, जिनमें समानता हो या कोई ना कोई कॉमन प्रॉपर्टी हो। सबसे पहले वही नंबर का हम ग्रुप में अरेंज करेंगे जिनमें कोई ना कोई कॉमन प्रॉपर्टी हमारे पास हो। अगर हमारे पास कॉमन प्रॉपर्टी नहीं होगी तो हम उसको सेट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो बच्चों आपके पास एक बकेट है, आपने उसके अंदर बॉल डाल दी, आपने उसके अंदर खाने की चीजें डाल दी, और आपने उसके अंदर टॉय डाल दिए, या उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह डाल दिए। तो ये जो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का वो एक जैसा नहीं है, हर एक एलिमेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी रख रहा है, कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम उसको सेट नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किचन में गए, किचन के अंदर हमने स्पून ली, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमने स्पून ले ली, तो यहाँ पे किस स्पून का हमारे पास सेट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑल आर स्पून। स्पून डिफरेंट काइंड की हो सकती है लेकिन है तो सारी की सारी स्पून ही, तो ये अगर एक जैसी प्रॉपर्टी हुई तभी हम उसको सेट में इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज हम सेट उसको नहीं बोल सकते। सेकंड हमारी प्रॉपर्टी है कि सेट आर यूजली डोनेटेड बाय कैपिटल लेटर। अगर आप कभी भी मैथमेटिक्स में सेट को रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो वो कैसा होना चाहिए बच्चों, कैपिटल लेटर का ही यूज करोगे, लाइक कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी, डी एंड सो ऑन। यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते हो, एक्स वाई जेड भी। नाउ थर्ड है हमारे पास एलिमेंट ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर्स लाइक स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी एंड सो ऑन। जो जो एलिमेंट सेट से बिलोंग कर रहे होंगे उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर से। सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय करली ब्रैकेट ओनली। अब ये पॉइंट आप थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, कि जो ये ब्रैकेट, आप इसका डिजाइन भी थोड़ा देखना कि इसी तरह की ब्रैकेट में हम यूज करेंगे। हम इस तरह की ब्रैकेट भी यूज नहीं कर सकते, ना हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर सकते। इस तरह की ब्रैकेट में अगर आपने रिप्रेजेंट किया तो वो गलत हो जाएगा, तो हमेशा सेट को हम करली ब्रैकेट में ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो मैंने आपको फर्स्ट 3 रूल बताए, इसको मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से बता रही हूँ। यहाँ पे देखो, ये है ए, मतलब मैंने सेट को रिप्रेजेंट किया है कैपिटल लेटर से, ठीक है, कोई भी सेट होगा तो हम उसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए। ये हमें ये सेट है सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो ये ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे के सारे हमने स्मॉल लेटर्स यूज किए हैं। तो इस तरह आपको जितने भी उसके एलिमेंट होंगे उन्हें स्मॉल लेटर में यूज करना होगा। और ये जितने भी हैं हमने इनको कोमा से सेपरेटेड किया है, तो आपको भी इसमें कोमा से सेपरेट करना होगा। और करली ब्रैकेट का यूज किया है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये चीजें थी, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको कैपिटल लेटर से सेट को रिप्रेजेंट किया। ये हमारे पास है सेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए। ऐसे जितने भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सारे सारे इवन कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर था, तो हमने इसको करली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट किया। हर एक एलिमेंट को
हमने इसमें कॉमा से सेपरेट किया, तो इस तरह से हमारा ये क्या बन गया, सेट बन गया इवन नंबर का। तो ये हमारे 4 रूल थे। अब हम अदर रूल्स के बारे में देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेट। और देखो बच्चों, इफ ए इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, आपके पास एक सेट दिया हुआ है ए और ए उसका एलिमेंट है, तो वी कैन से दैट कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब इसी चीज को, ये जो ऊपर लाइन लिखी हुई थी ये एक इंग्लिश टर्म थी, अब इसी चीज को मैथमेटिकल हम कैसे रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे, ये देखें। इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यहाँ पे ये वाला जो सिंबल है हम इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अगर कोई भी एलिमेंट सेट से बिलोंग कर रहा है तो हम इस सिंबल का यूज करेंगे और उसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगी। इफ A is not a element of set A, we can say that कि A doesn't belongs to capital A, कि अगर A उस सेट का एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब वो सेट A में इंक्लूड नहीं करेगा। तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, उसकी रिप्रेजेंट होगी A doesn't belongs to capital A। यहाँ पे एप्सिलॉन के ऊपर थोड़ा सा क्रॉस लगा रखा है, इसका मतलब होता है बच्चों एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स डजंट बिलोंग्स टू। तो आप यहाँ से आपको क्लियर होगा कि अगर एलिमेंट बिलोंग्स करेगा तो हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू सेट ए, और अगर एलिमेंट उसमें से बिलोंग नहीं करेगा तो हम लिखेंगे ए डजंट बिलोंग्स टू सेट ए। अब नेक्स्ट रूल, नो एलिमेंट इन द सेट आर रिपीटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं किए जाते। हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। बच्चों ये हमें सेट दे रखा था ए, ये सेट है हमारे पास ए जिसमें एलिमेंट है 2 4 4 4 6 8 10। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस 4 को उन्होंने 3 बार लिखा हुआ है, तो हम सेट को अगर हम ये सेट में लिखें तो यहाँ पे हमें 4 को 3 टाइम्स लिखना जरूरी नहीं है, हम इसको सिर्फ सिंगल टाइम लिख सकते हैं। तो इस सेट की रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, नो एलिमेंट इन द सेट आर रिपीटेड। आप रिपीटेड नहीं करोगे, एक एलिमेंट चाहे आप 10 बार आए या 20 बार आए, लेकिन आप उसको सिर्फ एक ही टाइम रिप्रेजेंट करोगे जब अगर आप उसे सेट की फॉर्म में मेंशन कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 4 4 3 टाइम्स आया, लेकिन मैंने किस में लिखा है, सिर्फ 1 टाइम लिखा है, तो ये उसकी करेक्ट फॉर्म आ गई। सेट कैन बी अरेंज्ड इन एनी ऑर्डर। सेट को हम किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप हमेशा इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। ठीक है, तो किसी भी तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए सेट था इवन, एक सेट था इवन इंटीजर्स का 2 4 6 8 10। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 4 6 8 की पोजीशन चेंज कर दी। मैंने यहाँ पे 8 को पहले लिख दिया और 6 को बाद में लिख दिया। तो ऐसा करने से सेट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप सेट को किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हो। आप बड़े वाले पहले नंबर लिख सकते हो, छोटे वाले बाद में, असेंडिंग डिसेंडिंग, कोई भी फिक्स ऑर्डर रखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको कैन बी अरेंज्ड इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो। 9th रूल है हमारा रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म को समझाने से पहले हम थोड़ा समझते हैं। ये हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्म दी गई है। फर्स्ट वन है हमारे पास रोस्टर फॉर्म। पहली फॉर्म हमारे पास दी हुई है रोस्टर फॉर्म। इसी रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि टेबुलर फॉर्म रेयर चांसेस में आपको लिखी हुई मिलेगी, लेकिन रोस्टर फॉर्म ज्यादा लिखी हुई मिलती है आपको क्वेश्चंस के अंदर। और सेकंड वन है हमारे बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर
फॉर्म। अगर आपको कभी भी सेट दिया गया है तो आप उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो तरीकों से क्या कर सकते हो, आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब हम इसको आगे देखते हैं बच्चों। ये है हमारी रोस्टर फॉर्म। ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर लिस्टेड। जितने भी एलिमेंट सेट से बिलोंग कर रहे हैं उनको हमने लिस्ट कर दिया, मतलब एक लिस्ट में लिख दिया। एंड द एलिमेंट and the element are being separated by the commas. All the element of the set are listed and the element of the set are being separated by commas. जितने भी एलिमेंट सेट से बिलोंग करेंगे हम उन्हें इस तरीके से उनको अरेंज कर देंगे सिंपली, और उनको डिफ्रेंशिएट या सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग कोमा। अब ये हमारे पास था सेट ऑफ वोवल्स, ठीक है, इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो हमने सिंपली ए ई आई और यू लिखा और उन्हें कोमा से सेपरेट कर दिया। यहाँ पे ये हमारे पास था बच्चों सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर। तो हमें जो जो इवन नंबर आ रहे थे, जो जो इवन नंबर थे, हमने इनको इस तरह से लिस्ट किया और उनको सेपरेट कर दिया बाय कोमा। तो ये हमारी थी रोस्टर फॉर्म। उसके बाद है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म से थोड़ा डिफिकल्ट होती है, तो इसको देखते हैं। ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट पोसेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। कि सेट के अंदर जो जो एलिमेंट इंक्लूड होंगे उनके अंदर कोई ना कोई कॉमन प्रॉपर्टी होगी। ये बात मैंने आपको पहले भी मेंशन की थी कि उनके अंदर कोई ना कोई कॉमन प्रॉपर्टी होगी। एंड विच इज नॉट पोसेस बाय एनी एलिमेंट। अगर ये जो कॉमन प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट के द्वारा पोजेस नहीं की जा रही, मतलब उस एलिमेंट के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम उसे आउटसाइड द सेट ही रखेंगे, मतलब उसे सेट से बाहर ही रखेंगे। तो सिंपली लैंग्वेज में जो कॉमन प्रॉपर्टी वाले ऑब्जेक्ट है उन्हें एक ग्रुप में अरेंज कर देंगे और उसको हम क्या कह देंगे, सेट कह देंगे। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ये हमें ए, हमारे पास एक सेट है ए इक्वल टू करली ब्रैकेट एन, मतलब ए में एन टाइप के एलिमेंट है, और ये हमारे पास है कोलन, जिसका मतलब होता है सच दैट। अगर आपको कभी भी इस तरह का कोलन शो हो रहा है सेट के अंदर, तो आप ये समझ जाना कि वो सेट बिल्डर फॉर्म की बात कर रहा है। और अगर आपको नॉर्मली कोमा से सेपरेटेड करे हुए डिजिट या एलिमेंट या मेंबर मिल रहे हैं, तो वो कैसी फॉर्म होगी, हमारी रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म को हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये कैसी फॉर्म है। कोलन से हम पहचान सकते हैं कि हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो इसी एग्जांपल पे हम दोबारा आ रहे हैं कि ए सेट के अंदर एन टाइप के क्या है, एलिमेंट है, सच दैट एन इज ए नेचुरल नंबर। कि वो एन किस टाइप का है, वो सारे नेचुरल नंबर है। तो नॉर्मल अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म सॉरी रोस्टर फॉर्म में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते, लेकिन इसी रोस्टर फॉर्म का अगर हम सेट बिल्डर में रिप्रेजेंटेशन करें तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा। तो पहले क्या होता है, एलिमेंट मेंशन किए होते हैं भी, इसमें इस तरह के एलिमेंट मिलेंगे, और उसके बाद उनका नेचर बताया होता है कि किस टाइप के वो एलिमेंट हमें दिखेंगे या किस टाइप के एलिमेंट इसमें इंक्लूड होंगे। तो ये अब शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज फर्स्ट। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सेट बिल्डर के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास कोई सेट है, उसके अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट है सच दैट एक्स इज ए ओड नंबर। एक्स हमारे पास किस टाइप का नंबर है बच्चों, ओड नंबर। यहाँ पे हमने लिमिट लगा दी कि जो एक्स की वैल्यू है वो लेस देन 9 है और ग्रेटर देन 1 है। लेस देन क्या है बच्चों, 9 है, और ग्रेटर देन क्या है, 1 है। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म की हम रोस्टर फॉर्म देखते हैं क्या होगी। अब x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है और कैसा नंबर है, वो ओड नंबर है। तो
1 तो इंक्लूड नहीं होगा, उसके बाद 3 इसमें इंक्लूड होगा क्योंकि वो 1 और 9 के बीच का नंबर है। इसमें बच्चों 5 भी इंक्लूड होगा क्योंकि वो एक ओड नंबर है और वो भी 1 और 9 के बीच में इंक्लूड है। नेक्स्ट ओड नंबर है 7, 7 इस सेट में इंक्लूड होगा क्योंकि वो भी 1 और 9 के बीच में है। अब यहाँ पे 7 के बाद आता है 9, लेकिन 9 इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज x जो है वो हमारा लेस देन 9 है। ठीक है, तो इस वाले सेट में सिर्फ 3 एलिमेंट ही यूज होंगे। तो ये जो चीज होती है ये लिमिट लगा देती है सेट के ऊपर। लिमिट का मतलब कि आपको सेट इन्फिनिटी तक नहीं लेके जाना, इन्फिनिटी तक आपको नहीं लेके जाना। ठीक है, तो इसका मतलब आपको सेट है वो इन्फिनिटी तक नहीं लेके जाना, आपको सिर्फ जितना इसने लिमिट दे रखी है कि आपको एक्स जो नंबर लेने हैं वो लेस देन 9 ही रखने हैं, तो वहीं तक आपको रखना है। ठीक है, तो ये पहले इस सेट के अंदर एलिमेंट बताए जाते हैं कि इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे। उसके बाद वो टाइप मेंशन किया जाता है कि कैसा होगा, ओड नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, रियल नंबर होगा। देन वो सेट की लिमिट बता देते हैं कि आपको एक्स की जो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू है वो ये हो सकती है। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। Which of the following are the set and justify your answer? Which of the following are set and justify your answer? फर्स्ट है हमारे पास द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर फर्स्ट। द कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन का मतलब है ग्रुप, मतलब कलेक्शन इकट्ठा कर लिया किसको, ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर, एक ईयर के जितने भी मंथ थे, बिगिनिंग विद लेटर जे, जो किससे शुरुआत हो रही थी उनकी, लेटर जे से। तो फर्स्ट ऑल हम क्या करेंगे, हम जे से शुरू होने वाले जितने भी मंथ हैं उनको हम लिख लेंगे इस तरह से, जनवरी, जून एंड जुलाई। ये सारे मंथ हैं जिन जो किससे शुरू हो रहे हैं, लेटर जे से। अब आप इसको देखिए कि क्या ये कॉमन प्रॉपर्टी रख रहे हैं, हाँ, क्योंकि ऑल आर मंथ, तो इनमें कॉमन प्रॉपर्टी तो है ही कि ये सारे के सारे मंथ हैं। अब आप इसमें सेकंड चेक करिए कि क्या ये वेल डिफाइन है, क्या ये वेल डिफाइन है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो भी मैं यही 3 का आंसर करूंगी, और अगर आप किसी और से भी पूछोगे तो वही ये तीनों का जवाब देगा, वो भी इन्हीं 3 मंथ को आपको मेंशन करेगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये एक सेट है और इस सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। मैं ध्यान रखना बच्चों, करली ब्रैकेट में ही आपको क्या करना है, इसको मेंशन करना है और कॉमा से एलिमेंट को सेपरेट करना है। तो जब भी आप सेट देख रहे हो तो आपको 2 चीज ध्यान में रखनी है, पहली कि वो एक कॉमन प्रॉपर्टी रखते हो, सेकंड की वो वेल डिफाइन हो, पर्सन टू पर्सन वो उसका आंसर चेंज ना हो, एक यूनिक ही आंसर उसको मिले, हमें मिले। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100। इस 100 से जितने भी कम नंबर हैं उनका कलेक्शन, और वो सारे सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इनका नेचुरल नंबर बना लेते हैं। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, हम सभी जानते हैं, और ये हमारे पास चलेंगे बच्चों अप टू 99 तक, क्योंकि यहाँ पे उसने मेंशन कर रखा है कि वो नंबर कैसा होना चाहिए, लेस देन 100। तो कॉमन प्रॉपर्टी तो रख ही रहे हैं ये सारे नंबर्स, बिकॉज ऑल आर नेचुरल नंबर्स, प्लस ये वेल डिफाइंड है। हाँ, इसका यूनिक आंसर हमें देखने को मिलेगा। आप किसी भी पर्सन से पूछोगे तो वो आपको यही सेट मेंशन करेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर यूनिक है, तो आप यूनिकनेस देख लिया, आंसर इसका यूनिक है तो वो सेट है, अदरवाइज वो सेट नहीं होगा। नेक्स्ट वन, कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन इंटीजर्स। तो इस तरह का सेट हमें देखने को मिलेगा। सारे के सारे इवन नंबर हैं और इसका आंसर भी यूनिक है, हर कोई यही आंसर देगा।
तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक हमारा एक सेट होगा, तो इट इज ए सेट, ये भी हमारा सेट है। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, लिस्ट 5 फ्रूट्स, आप कोई भी 5 फ्रूट्स नेम लिखें, तो अब कोई फर्स्ट पर्सन मैंगो लिखेगा, ठीक है, कोई ऑरेंज भी लिख सकता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों कि हर पर्सन की ओपिनियन के अकॉर्डिंग इसका आंसर अलग अलग आएगा। मतलब यहाँ पे आंसर यूनिक नहीं है, यूनिक मतलब एक ही, यूनिक नहीं होने की वजह से इस तरह के जितने भी आपको ऐसा मिले कि लिस्ट 5 फ्रूट नेम, लिस्ट मोस्ट फेमस क्रिकेटर, ठीक है, मोस्ट फेमस क्रिकेटर, तो ये कभी भी सेट के अंदर इंक्लूड नहीं होते, ठीक है, ये सेट के अंदर इंक्लूड नहीं होते, बिकॉज क्रिकेटर किसी को कोई भी पसंद आ सकता है, किसी को इंडियन क्रिकेटर पसंद है, किसी को साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर पसंद हो सकता है ना। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि इस तरह के अगर आपको कभी भी मेंशन हो तो वो सेट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। इसको थोड़ा एक और एग्जांपल से हम देखते हैं। अब मैंने आपसे पूछा लिस्ट नोवेल ऑफ प्रेमचंद, प्रेमचंद। अब हमें पता है बच्चों कि प्रेमचंद ने लाइक गोदान लिखा था, ठीक है, प्रेमचंद के नोवेल होंगे, कोई लिमिटेड नोवेल होंगे, हम आसानी से उनके काउंट भी कर सकते हैं। तो ये वाला जो सेट होगा ना, ये जो कलेक्शन ऑफ ग्रुप होएगा उसको हम सेट मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज इन्होंने गोदान लिखा, ठीक है, इस तरह से गोदान उन्होंने लिखा, तो ये जितने भी नॉवेल्स हैं वो सारे सारे प्रेमचंद के हैं, और ये इसका आंसर यूनिक है। आप किसी से भी पूछोगे तो वो इसी तरह के जो जो उन्होंने लिखे थे उन्हीं का नाम मेंशन करेगा। तो यहाँ पे बच्चों ये सेट की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होगा, क्योंकि इसका आंसर यूनिक है। अगर आपसे मैं पूछूं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इन यूर क्लास, इन यूर क्लास, आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो बच्चों ये भी एक सेट है, बिकॉज ये फिक्स नंबर है, इसका ऑलवेज यूनिक आंसर ही आएगा। तो ये भी क्या है बच्चों, एक सेट है। अगर फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में 25 स्टूडेंट हैं तो मैं ऑलवेज 25 ही इसका रिस्पॉन्स दूंगी या मैं इसका आंसर करूंगी, तो ये यूनिक आंसर है, तो इसलिए ये सेट की कैटेगरी में इंक्लूड होगा। अब थर्ड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, लाइक लिस्ट 5 फेमस पीपल इन वर्ड। अब आप इन वर्ड, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर वेरी कर सकता है। मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि फॉर एग्जांपल फेमस पर्सन में कोई महात्मा गांधी जी लिख देंगे, जवाहरलाल नेहरू लिख देंगे, ठीक है, मदर टेरेसा लिख देंगे, तो इस तरह से, लेकिन कोई एपीजे अब्दुल कलाम लिख देंगे। तो हर एक पर्सन का अलग अलग ओपिनियन होगा और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर आएगा। तो यहाँ पे यूनिकनेस नहीं है, आपको हर बार अलग आंसर देखने को मिलेगा, तो इसलिए ये क्या है बच्चों, सेट नहीं है। तो इस तरह से आप सेट है या नहीं है को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब हम अगली देखते हैं, लेट ए इक्वल टू करली ब्रैकेट शुरू 1 2 3 4 5 6 करली ब्रैकेट बंद। मतलब ये आप ध्यान से देख सकते हो कि ये हमें एक सेट दिया हुआ है। इस तरह का जब भी आपको पिक्चर मिले तो आप समझ आना कि वहां पे सेट मेंशन है, ये हम सेट दिया हुआ हमें। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल इन द ब्लैंक स्पेस 5-A। अब आपको इसमें ये देखना है कि ये जो 5 एलिमेंट है ये क्या सेट से बिलोंग कर रहा है, ये जो 5 एलिमेंट है क्या ये सेट से बिलोंग कर रहा है। तो आप देखो 5 है, क्या वो सेट में आपको दिखाई दे रहा है, तो देखो ये रहा हमारे पास 5, तो इसके लिए ये सेट से बिलोंग कर रहा है, तो हम ये सिंबल लेंगे इस तरह से, जो मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। तो 5 इसमें बिलोंग कर रहा है तो हम लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट है हमारे पास
8-A। अब आप देखिए क्या 8 सेट के अंदर हमें दिखाई दे रहा है, तो 8 सेट के अंदर नहीं है, इसका मतलब 8 डजंट बिलोंग्स टू सेट ए। 0-A, 0 आप इस सेट में नहीं मेंशन हो रहा, तो हम क्या करेंगे, 0 डजंट बिलोंग्स टू ए। 4 हमें सेट में आसानी से दिखाई दे रहा है, तो हम लिखेंगे 4 बिलोंग्स टू ए। 2-A, 2 भी सेट के अंदर एलिमेंट है, तो ये भी बिलोंग्स टू ए। 10-A, 10 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो जो एलिमेंट सेट से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए हम एप्सिलॉन यूज करेंगे, और जो एलिमेंट सेट से बिलोंग नहीं कर रहे हैं उनके लिए हम एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे। यहाँ पे आपको रोस्टर फॉर्म दी हुई है, अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी होती तो वहां पे एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो हम क्या करेंगे, हम सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट होने के बाद हम आसानी से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी सेट बिल्डर फॉर्म दी हो तो आप क्या करोगे, उसे रोस्टर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद उसको आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब है राइट द फ्लोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। हमें यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, हमें उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम देखो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ए एक सेट है जिसमें x टाइप के इंटीजर्स हैं, x टाइप के एलिमेंट हैं, सच दैट x का नेचर क्या है, x इज ए इंटीजर। x क्या है, हमारे पास एक इंटीजर दिया हुआ है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इंटीजर्स में नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है, ये सारे एलिमेंट इंक्लूड होंगे। बट यहाँ पे लिमिट लगा दी है कि कहाँ कहाँ से x, मतलब x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7, तो हम इसमें -3 को इंक्लूड करेंगे बिकॉज यहाँ पे इक्वल का साइन यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले -3 क्योंकि ये एक इंटीजर है, देन -2 ये भी एक इंटीजर है, -1 ये भी एक इंटीजर है, 0 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा सेट आ गया। यहाँ पे मैंने 7 को इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि x की जो वैल्यू है वो 7 से लेस देन है, तो 7 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। और पॉइंट वाले मैंने यहाँ पे डेसिमल नंबर्स भी यूज नहीं किए बिकॉज यहाँ पे इंटीजर मेंशन है, तो इंटीजर के अंदर डेसिमल वाले नंबर नहीं आते, तो इसलिए मैंने यहाँ पे उसको मेंशन नहीं किया। नेक्स्ट वन, b इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो x किस तरह के नंबर हैं, नेचुरल नंबर है। x हमारे नेचुरल नंबर है और वो लिमिट कितनी लगा दी, लेस देन 6। तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर है वो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसकी इस सेट की रोस्टर फॉर्म ये होगी, ये लेस देन 6 था इसलिए मैंने 6 इसमें इंक्लूड नहीं किया, और नेचुरल नंबर थे तो मैंने सिर्फ नेचुरल नंबर ही इंक्लूड करा। x इज ए 2 डिजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे पास एक सेट दे रखा है जिसके अंदर 2 डिजिट नंबर इंक्लूडेड है। 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चों, जैसे ये देखो, अगर आपको दे दे 08 और एक आपको दे दे बच्चों 80, तो ये 2 डिजिट नंबर नहीं है। अगर 0 पहले आ रहा है उसके बाद कोई और डिजिट आ रहा है तो ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, ये सिंगल डिजिट नंबर है। 80 एक 2 डिजिट नंबर है, लाइक 14 ये एक 2 डिजिट नंबर है। 14 एक नंबर है जिसके अंदर 1 डिजिट है और 4 भी डिजिट है, तो 2 डिजिट नंबर कुछ इस तरह के होते हैं, ये 2 डिजिट नंबर नहीं है। सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज 8, कि अगर हम उनके डिजिट का सम करेंगे तो वो कितना आना चाहिए, हमारे पास 8 आना चाहिए। तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी, c इज इक्वल टू 17, 1 और 7 का अगर आप सम करके देखोगे तो 8 मिलेगा। 26, 2 और 6 का सम करोगे तो आपको 8 मिलेगा, 2 डिजिट नंबर भी है ये। 35 इंक्लूड होगा, 44 इंक्लूड होगा, 53 इंक्लूड होगा,
62 इंक्लूड होगा, 17 1 इंक्लूड होगा, 8 0 इंक्लूड होगा। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये सेट के अंदर इंक्लूड होंगे और इसकी सेट की रोस्टर फॉर्म ये होगी। यहाँ पे मैंने 0 8 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसका सम तो 8 है ही, लेकिन ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, ये एक सिंगल डिजिट नंबर है। ठीक है बच्चों, ये कैसा नंबर है, एक सिंगल डिजिट नंबर है। नेक्स्ट वन, डी एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। डिवाइजर वो नंबर होते हैं जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, मतलब अगर नंबर को डिवाइड करेंगे तो इनका रिमाइंडर 0 आए। तो डिवाइजर हम कैसे निकालते हैं, हम ये देखते हैं। 60 तो हम पहले 2 पे डिवाइड हो रहा है ये, तो 2 से डिवाइड कर दिया। 30 2 से डिवाइड किया तो 15, 2 से अब नहीं हो रहा तो हम 3 से करेंगे, तो 5 and 1। तो ये सारे हमारे पास क्या होंगे बच्चे, डिवाइजर। ये क्या होंगे हमारे पास, डिवाइजर। तो हम इनका सेट बना देते हैं, रोस्टर फॉर्म 2 2 3 and 5। तो यहाँ पे हमने एक गलती कर दी, वो ये कि हमने यहाँ पे रिपीटिशन कर दी। मैंने आपको स्पेशली समझाया था कि हमें सेट में रिपीटिशन नहीं करनी होती। तो ये वाली जो फॉर्म अगर हम लिखेंगे तो गलत होगी, तो इसको हम इस तरह से मेंशन करेंगे, d इज इक्वल टू 2 3 5 करली ब्रैकेट। अब हमेशा ध्यान रखना, सेट को हमेशा करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x इज ए प्राइम नंबर, ये भी ध्यान देना आपको, ये प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से। ऐसे नंबर जो या तो बच्चे सेल्फ इटसेल्फ से डिवाइड हो या फिर डिवाइड हो वो 1 से। ये सारे नंबर प्राइम नंबर में इंक्लूड होते हैं। तो 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो ये सारे प्राइम नंबर भी हैं और सारे के सारे डिवाइजर भी हैं। तो इसका आंसर होगा ये। तो आप पहले करना क्या है, आप पहले एलिमेंट देख लीजिए कि ये एलिमेंट है, उसके बाद आप देख लीजिए कि यह कंडीशन फॉलो हो रही है, किस टाइप का नंबर है वो फॉलो हो रहा है। अगर वो फॉलो हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज कोई ऐसा नंबर आ जाए, लाइक अगर इसमें बच्चों 1 आ जाए, क्योंकि 1 भी तो डिवाइजर है, ये देखो लास्ट में 1 आएगा, लेकिन 1 कोई प्राइम नंबर तो नहीं है, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो आप इसको सेट में इंक्लूड नहीं करोगे। ओके, तो आपको ये भी देखना है कि वो नंबर किस टाइप का है, उसी टाइप के नंबर हमें सेट में इंक्लूड करने। तो हम अगला चलते हैं, द सेट ऑल नंबर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। हमारे पास हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के सभी नंबर इंक्लूड हो। तो अब देखो, सेट हमने मेंशन किया ई से, ये हमने यूज की करली ब्रैकेट। तो सबसे पहले इसमें वर्ड देखो बच्चों, टी आर है, टी इसके अंदर बिलोंग करेगा, आर इसमें बिलोंग करेगा, आई इसमें बिलोंग करेगा, जी इसमें बिलोंग करेगा, ओ करेगा, एन भी बिलोंग करेगा। ओ दोबारा नहीं लिखने की जरूरत, बिकॉज रिपीटिशन हमें नहीं करनी होती। तो एक बार हमने ओ में लिख लिया तो हम दोबारा उसको मेंशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एम, फिर ई, टी पहले आ चुका है तो दोबारा मेंशन नहीं करेंगे, आर भी पहले आ चुका है तो दोबारा मेंशन नहीं करेंगे, एंड वाई। तो इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म से हमने रोस्टर फॉर्म बना लिया। इन्होंने यही पूछा था, सेट ऑफ ऑल द नंबर्स इन द वर्ड्स, कि इस वर्ड में जितने भी नंबर आ रहे हैं आप उनका सेट बना दीजिए। तो मैंने इंडिविजुअली लिख दिया और उन्हें कॉमा से सेपरेट कर दिया। ध्यान रखा कि रिपीटिशन आपको नहीं करनी। नाउ द सेट ऑफ ऑल द नंबर इन वर्ड पैटर्न। तो यहाँ पे देखते हैं बेटर। तो सबसे पहले बी आर है, ई टी आर। अब आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे टी रिपीट हो रहा है लेकिन मैंने सिर्फ उसे एक बार ही लिखा है, और ई भी रिपीट हो रहा है फिर भी मैंने एक बार लिखा है। तो क्योंकि सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं होता, सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं होता। और ये जरूरी भी नहीं है कि आप इसी फॉर्म में लिखो, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, बी टी ई आर, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर भी नहीं होता, ऑर्डर भी नहीं होता, मतलब सेट को हम किसी भी ऑर्डर में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं।
बट इस तरह के करने से हम गलती करने के चांसेस हमारे थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कोई नंबर मिस भी हो सकता है। लेकिन अगर हम एक सीक्वेंस से चलते हैं तो यहाँ पे गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, गलती के चांसेस थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं। बाकी आप किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ है राइट द फ्लोइंग इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमने पहले पढ़ा था, हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी, हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें रोस्टर फॉर्म दे रखी है और हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमें क्या दे रखी है, रोस्टर फॉर्म दे रखी है और हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिंबल ले लिया ए, करली ब्रैकेट शुरू। तो सबसे पहले इस ए सेट में एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे सच दैट। अब हमें देखना है कि आगे क्या है। यहाँ पे हमें एक पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है कि ये सारे के सारे 3 के मल्टीपल है। ये देखो 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12। तो ये सभी के सभी 3 के मल्टीपल है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। कि x कितना है, x क्या है n, जहां पे n बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। n क्या बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। एंड n की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके इक्वल है, लेस देन 4 से। ठीक है, मतलब लेस देन एंड इक्वल टू 4। ये फॉर्म अब मैंने न्यू लिखा है, तो आप इसको इस तरह से भी मेंशन कर सकते थे, x इक्वल टू x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड x वैल्यू इक्वल लेस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 12। ठीक है, आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे कि जो x है वो x इज द मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल है, और x की जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 होगी, और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 12 होगी। बट ये फॉर्म इतनी इफेक्टिव नहीं है। लिख तो सकते हो, कोई गलती वाली बात नहीं है, बट इतनी इफेक्टिव नहीं है। हमें इस तरह की फॉर्म ज्यादा, बिकॉज मैथमेटिक्स एक सिंबॉलिक सब्जेक्ट है, ज्यादा हम सिंबल ही पढ़ते हैं, तो हमें इस तरह की फॉर्म ज्यादा लिखनी चाहिए। और ये लिखना भी थोड़ा इजी भी होता है। देखो कैसे, x लिखा सिंपल सच दैट x इक्वल टू 3n, क्योंकि यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, 3 के मल्टीपल है, तो 3n लिख दिया। अब ये n को मेंशन करेंगे कि n क्या है, n ये एक नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू कहाँ तक होगी, लेस देन एंड इक्वल टू 4। मैंने x को मेंशन नहीं किया यहाँ पे, मैंने सिर्फ n को मेंशन किया। ओके, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, और इस तरह से भी आप जो भी आपको अच्छा लगे आप फॉर्म लिख सकते हो, बट ये वाली ज्यादा बेटर है। हम इसको एक नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखो, सेकंड हमारे पास है 2 4 8 16 32। यहाँ पे आप सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि कौन सा पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। ये देखो 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 5। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे 2 की पावर वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे a इक्वल टू, इसमें x टाइप के एलिमेंट है, और x किस तरह के, x इक्वल टू 2 की पावर n। यहाँ पे n कैसा है, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है ना, देखो 1 2 3 मतलब नेचुरल नंबर है। लेकिन ये जो सेट है वो 32 पे खत्म हो रहा है, मतलब n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5। तो हम लिखेंगे n इज लेस देन एंड इक्वल टू 5। तो ये इस तरह की रिप्रेजेंटेशन होगी, इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। अगर आप ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नहीं लिखना चाहते तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n कोमा n 1 से ग्रेटर देन है एंड इक्वल है, और लेस देन एंड इक्वल टू 5। इस तरह से भी मेंशन आप कर सकते हो। मतलब पहले आपने टाइप से एक्सप्लेन कर दिया किस टाइप के आपको एलिमेंट मिलेंगे, उसके बाद आपने लिमिट मेंशन कर दी कि n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी,
ठीक है, 1 और सॉरी एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 1 और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी 5। तो यहाँ से हमने इसको भी मेंशन कर दिया। आप इस ये वाली फॉर्म ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू दिस। तो आप इस तरह आप एक ही पैटर्न रखना ताकि एग्जाम में मिस्टेक होने के चांसेस कम हो। नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखो हमारे पास है 2 4 6। इस पैटर्न से क्लियर है कि ये सारे के सारे इवन नंबर हैं या 2 के मल्टीपल है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू करली ब्रैकेट सेमीकोलन x इज इक्वल टू 2n। क्योंकि यहाँ पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 6 आएगा। और यहाँ पे n क्या है बच्चों, एक नेचुरल नंबर है। n क्या है, नेचुरल नंबर है। क्योंकि यहाँ पे लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेट एंड ही नहीं हो रहा है, ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट सेट के बारे में हम अगली क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम लिमिट दे नहीं रखी, तो आप सिंपल लिख दीजिए कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बिकॉज हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है कि n की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे नेचुरल नंबर लिख दिया। लेकिन हमें एंडिंग पॉइंट नहीं पता, तो इसलिए हमने क्या किया कि इस तरह का सिंबल हमने यूज नहीं किया, लेस देन एंड ग्रेटर देन वाला। हमने सिंपली मेंशन कर दिया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है वो है 1 4 9 अप टू 100। तो क्लियरली देखो बच्चों, ये 1 की स्क्वायर है, ये 2 की स्क्वायर है, ये 3 की स्क्वायर है, ये 10 की स्क्वायर है। मतलब ये जो है कुछ इस तरह का n स्क्वायर टाइप पैटर्न बन रहा है। अगर आप 1 पुट करोगे 1 आएगा, 2 पुट करोगे 4 आएगा, 3 पुट करोगे तो 9 आएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो सेट है वो फाइनाइट है, मतलब जो लास्ट एंडिंग पॉइंट है वो इसका 100 है। तो यहाँ पे हमें लिमिट लगानी ही होगी। तो देखो हम कैसे लगाएंगे कि जो n है वो क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 लेकिन लेस देन एंड इक्वल टू 10। अब बच्चों यहाँ पे तो कोई ये भी सोच सकता है कि n है वो एक इंटीजर सोच सकता है, मतलब इसमें तो डेसिमल वाले भी ले सकते हैं वैल्यू, बिकॉज मैंने यहाँ पे n के बारे में तो कुछ मेंशन किया ही नहीं। अब कोई इसके अंदर पॉइंट वाले भी यूज करने लग जाए डिजिट, कोई ठीक है, नेगेटिव तो यूज नहीं करेगा बिकॉज मैंने 1 और 10 यूज कर रखा है, तो क्लियरली है कि पॉजिटिव नंबर ही यूज होंगे। बट कोई बंदा तो पॉइंट वाले भी यूज कर सकता है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे मेंशन करना थोड़ा नेसेसरी हो जाएगा कि ये जो हमारे n है ना वो सारे सारे नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आप इसको यहाँ पे भी इसको इस तरीके से, तो मैं इसको एक बार सभी का आंसर एक क्लियर फॉर्म में लिख देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम इस तरह से लिखेंगे, करली ब्रैकेट आप जरूर लगाना वरना गलत हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 1 एंड 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 6, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे 9 और n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 12। यहाँ पे मैंने ये लेस देन का सिंबल भी यूज किया है क्योंकि 1 और 4 इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये आंसर रहेगा। यहाँ पे करली ब्रैकेट x इज इक्वल टू, ये 2 की पावर थी तो यहाँ पे 2 की पावर n। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n क्या होगा यहाँ पे हमारे पास 1 से बड़ा होगा और 1 के इक्वल होगा और लेस देन किसके इक्वल होएगा 5। ठीक है, आप 1 पुट करके देखना 2 आएगा, आप 2 पुट करोगे 4, 3 पुट करोगे 8, 4 पुट किया 16 और 5 पुट करोगे तो 32। इक्वल का साइन आप भूल मत जाना बिकॉज इक्वल वाले वैल्यू भी सेट के अंदर इन्वॉल्व है। यहाँ पे ये प्राइम नंबर थे तो इसको हम इस तरह से मेंशन करेंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और बस यहीं पे खत्म।
क्योंकि यहाँ पे इसकी आउटर मोस्ट लिमिट नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम सिंपली लिख देंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये 2n। और यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू n स्क्वेयर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, आप इसको अगर इंग्लिश में मेंशन भी कर सकते हो, लाइक मल्टीपल ऑफ 3, जैसे इसको मैंने आपको बताया था। आप लिख सकते हो कि 3 इज द मतलब x इज द मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि x इज द स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स या स्क्वायर ऑफ 2। ठीक है, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो x इज द इवन नंबर, यहाँ लिख सकते हो x इज द स्क्वायर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो इंग्लिश वाली फॉर्म है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, लिख तो आप सकते हो पर इफेक्टिव नहीं है, तो मैं आपको इसी तरह की फॉर्म रिप्रेजेंट करने के लिए सजेस्ट करूंगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फ्लोइंग सेट। यहां से क्लियर हो रहा है कि सेमीकोलन दिया हुआ है हमें, सेमीकोलन दिया हुआ है, इसका मतलब ये रोस्टर फॉर्म दी हुई है और हमें लिस्ट करना है। जब भी आपको इस तरह का दिख जाए, सिंबल दिख जाए कि लिस्ट, इसका मतलब रोस्टर फॉर्म की वो बात कर रहा है। इस बार हमें सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या है, x एक इंटीजर है, मतलब ओनली हमें कैसे नंबर लेने हैं, कंप्लीट नंबर लेने हैं, डेसिमल वाले हमें इसमें इंक्लूड नहीं करने, डेसिमल नंबर हमें इसमें इंक्लूड नहीं करने। ठीक है, तो देखो कैसा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है x -1 से बड़ा है, तो -1/2 से बड़ा है नंबर, तो -1/2 को हम एक बार डेसिमल एक्सपेंशन देख लेते हैं कितना होता है, 0.5, और 9/2 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 4/5। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे क्या किया, x को देखा कि x की रेंज कितनी है, मतलब मिनिमम कितनी वैल्यू हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है। ठीक है, तो 0.5 -0.5 और 4.5 के बीच में x की वैल्यू पॉसिबल है, बट यहाँ पे एक और भी कंडीशन है कि वो इंटीजर होना चाहिए, मतलब हमें डेसिमल वाले नंबर नहीं लेने। तो 0.5 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 1। ठीक है, क्योंकि मैं -1 नहीं ले सकती। आप इसको अच्छी तरह से एक बार नंबर लाइन से देखें, ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास -1 है, और ये वैल्यू है हमारे पास 0.5। ठीक है, ये हमारे पास 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो वैल्यू हमें यहाँ से हमारा सेट की वैल्यू शुरू हो रही है और यहाँ पे है खत्म। तो हमें इसके बीच में आने वाले, इनके बीच में आने वाले सारे क्या लेने हैं बच्चों, इंटीजर हमें लेने हैं। तो इसके बीच में आने वाले इंटीजर देखो कितना है, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर है बच्चों, तो ये हमारा क्या होगा, इस रोस्टर फॉर्म से हमने, सॉरी, इस सेट बिल्डर फॉर्म से हमने रोस्टर फॉर्म बना ली, तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है E इक्वल टू x इज द मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, कि x कौन से हैं, ऐसे मंथ हैं जिनके अंदर 31 डेज नहीं आते हैं। तो सबसे पहले हम इनके अंदर देखो, ये तो बिल्कुल इजी सा ही है, लाइक फेब्रुवरी, क्योंकि जनवरी में आते हैं 31 डे, फेब्रुवरी में 31 डेज नहीं आते, ये 28 का होता है। मार्च में 31 डेज होते हैं, अप्रैल में 30 डेज होते हैं, मई में, यहाँ पे थोड़ा 1 सेकेंड, अप्रैल में तो 30 डेज होते हैं। देखो हम इसमें लिखते हैं इस तरह से, फेब्रुवरी, ठीक है, फेब्रुवरी, मार्च, मई,
जुलाई, अगस्त, ठीक है। ये सारे सारे ऐसे ऐसे मंथ हैं जिनके अंदर क्या होता है कि 31 डेज हमें देखने को मिलते हैं। फेब्रुवरी में देखो बच्चों, आप यहाँ पे ना शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, आप पूरा लिखना लाइक दिस फेब्रुवरी, ठीक है। मार्च, जून, ओ सॉरी यहाँ पे ये लिखा हुआ है नॉट हैविंग, मैंने वो मंथ बता दिए जिनके अंदर होता है 35, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 1 सेकेंड, थोड़ा क्वेश्चन रीड नहीं किया मैंने ढंग से। यहाँ पे लिखा है नॉट हैविंग, मतलब वो नहीं होंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले फेब्रुवरी, फैब में 28 डेज होते हैं, देन मार्च में 31 होते हैं, तो अप्रैल में 30 डेज होते हैं, उसके बाद मई में 31 होते हैं, तो जून में 30 डेज होते हैं, जुलाई में भी 31 होते हैं, और सितंबर में भी 31 ही होते हैं। जुलाई के अंदर कितने होते हैं 31, तो सितंबर में 30 डेज होते हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, नवंबर में 30 डेज होते हैं, और दिसंबर में भी कितने होते हैं 30 डेज होते हैं। तो ये वो सारे मंथ हैं जिनके अंदर हमें लेस देन 31 डेज मिलते हैं। आप यहाँ पे फुल फॉर्म लिखना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिखी हुई है, आप पूरे लिखना कि नवंबर की फुल स्पेलिंग और फरवरी की भी फुल स्पेलिंग, ठीक है। अब हमारा है लास्ट एक्सरसाइज, सॉरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक तरफ हमें रोस्टर फॉर्म दी हुई है और एक तरफ हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है। तो हमें ये पहचानना है कि ये राइट लेफ्ट हैंड साइड में रोस्टर फॉर्म दी हुई है, ये किस सेट बिल्डर फॉर्म की रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 6, अब हम इनको पढ़ते हैं। x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो देखो अगर प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर में 1 नहीं आता, तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म नहीं है। x इज अ ऑड नंबर एंड लेस देन 10, एक ऑड नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 है, तो इसका मतलब ये वाला भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो नॉर्मली हम देखें 6 के डिवाइजर कौन से होंगे, 2 3 एंड 1, तो ये 6 के डिवाइजर है, और 6 भी होगा क्योंकि 6 के टेबल से भी जाएगा, है ना। तो देखो 1 2 3 एंड 6। डिवाइजर बच्चों वो नंबर्स होते हैं जो 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। अब 1 भी इसको डिवाइड कर रहा है, 2 भी इसको डिवाइड कर रहा है, 3 भी इसको डिवाइड कर रहा है, 6 भी डिवाइड कर रहा है। तो अब डिवाइजर से समझ जाना उसके फैक्टर, ठीक है, और आप इस तरह से निकाल सकते हो। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें 6 लेना भूल जाते हैं, तो आप इसमें ध्यान रखना डिवाइजर में वो नंबर खुद भी इंक्लूड होता है। तो इसके अंदर यहाँ से हमें मिल गया कि ये इस सेट बिल्डर फॉर्म की रोस्टर फॉर्म है। नाउ 2 एंड 3, 2 एंड 3 देखो प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। अभी मैंने देखा कि 6 के डिवाइजर क्या थे, 1 2 3 एंड 6। तो यहाँ पे उसने लिखा है कि वो प्राइम नंबर होना चाहिए, तो प्राइम नंबर है तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, ना ही 6 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे बच गया 2 और 3। मतलब इस सेट के अंदर सिर्फ 2 और 3 ही इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका ऑप्शन लगा देंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, तो यहाँ से तो सीधा क्लियर हो रहा है, ये देखो मैथमेटिक्स दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं कि मैथमेटिक्स इसी के होंगे। लास्ट वन है x इज अ ऑड नंबर एंड लेस देन 10, ऑड नंबर होना चाहिए और 10 से लेस देन होना चाहिए। तो ये देखो ऑड नंबर है सारे 1 3 5 7 9 और अब लेस देन 10 है, तो इसका ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। इसी के साथ ये एक्सरसाइज फर्स्ट खत्म होती है। थैंक यू, स्टे होम एंड सेफ होम।